Ji, Agarwal ji, one minute. Today, I have already told names, and today, you know, we have a tight schedule. Therefore, I am not receiving any new name, as I will be strictly adhering to the direction of the told name. So, 5 minutes. सारी आचार संहिता हमारे ऊपर लागू होती है। सदन में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना नियम के जो चाहें उठा लें वहाँ पे अलाउ कर देते हो। या तो कहीं भय उनसे या लगाव ज्यादा है। No. You are senior member, model member. इसको अगर कुछ चीजों को सीमाओं में न बांधा जाए, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम द्वारा किस तरीके से जांचों के नाम पर देश की जनता को लूटा जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले सदन में उठा था। आज हम उसको बताते हैं कि दवाइयों के नाम से किस तरह और जनता को लूटा जा रहा, और श्रीमान छोटा मोटा नहीं है, हजारों करोड़ का खेल है, कुछ छोटा मोटा खेल नहीं। हमारी अनंत कुमार जी, हम जब मंत्री थे उत्तर प्रदेश में, हम सरकारी आंकड़ों को कभी नहीं सही मानते थे। मैं जनता के आंकड़ों को सही मानता था और मैं सरकारी आंकड़ों को ठुकरा देता था, क्योंकि मैं जानता था कि सरकारी आंकड़े कभी सत्यता को नहीं बताएंगे। आपने भी जो पढ़ा कि आप हेल्थ डिपार्टमेंट से कोशिश कर रहे हैं, आपने वहाँ ये प्रस्ताव रखा, आप कह रहे हो हमने चिकित्सक से कहा कि जेनरिक दवा लिखना तुम्हारे लिए जरूरी है, आपने कहा कि 1000 दवाओं का हमने दाम कम करा दिया। 93,000 ब्रांड के नाम की दवाइयाँ हिंदुस्तान में बिक रही हैं। 93,000 आपने 1000 कर दिया तो क्या कर दिया? आपको मालूम है कि अस्पताल, डॉक्टर्स और रिप्रेजेंटेटिव और मेडिकल शॉप्स चारों मिलकर कितना बड़ा खेल खेल रहे हैं। एक कंपनी सिप्ला का एक उदाहरण आपको देता हूं। एक दवा को सिप्ला 3 नाम से बनाती है और तीनों के अलग अलग दाम रखे हैं। सिप्ला की ब्रांडेड सिटिजिन जो हम लोग एंटी एलर्जी, इसको 39 रुपए में सिप्ला बेचती है, और वही सेटिसिम के नाम से 2 रुपए में, और वही आकोसेट के नाम से वो 2 रुपये 27 पैसे में। एक ही दवा के 3 ब्रांड, फार्मूला एक ही, लेकिन दामों में कितना अंतर। कीमन इनके पास जेनरिक मेडिसिन तो कंट्रोल करने का नियम है, लेकिन ब्रांडेड कंट्रोल करने का कोई नहीं। अब तो हम लोग भी जाते हैं तो डॉक्टर, आजकल वायरल चल रहा है, वायरल में एंटीबायोटिक श्रीमन 100 रुपए गोली भी मिल रही एंटीबायोटिक और 10 रुपए गोली भी एंटीबायोटिक मिल रही। फार्मूला दोनों का एक है, लेकिन वो बहुत बड़ी कंपनी के नाम से। अब हम भी, डॉक्टर ने लिख दिया वो कंपनी, तो हम भी डॉक्टर के कहे कहाँ इधर से उधर चले जाए। और आप जो कह रहे हो कि हमने डॉक्टर को अनिवार्य कर दिया कि जेनरिक दवा लिखे, तो मैं जो कह रहा हूं, मैं आपके सामने उदाहरण रखूं। डाइक्लोफेनिक जेनरिक 2 रुपये 29 पैसे, ब्रांडेड 25 से 29 रुपए। पैरासीटामॉल जो बहुत बुखार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जेनरिक 1 रुपये 24 पैसे और ब्रांडेड 23 रुपए से 41 रुपए के बीच में। एजिथ्रोमाइसिन जेनरिक 58 रुपए, ब्रांडेड 308 रुपए। यहाँ तक एक प्रोक्लीटेक्सल आता है इंजेक्शन, जेनरिक 338 रुपए का और ब्रांडेड 4000 रुपए का। ह्यूमन अस्पताल में चले जाएं, भर्ती कर लेते हैं और कहने लगे 6 दिन हमें दवा देनी है, और एक एक इंजेक्शन की कास्ट 6-6 हज़ार रुपये लगाते हैं। जबकि अस्पताल में दूसरी जगह चले जाएं तो वही इंजेक्शन की कीमत 200 रुपये से 300 रुपये होती है। इस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, और मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और इनका केमिकल मंत्रालय, दोनों अपने को असहाय एक तरीके से मान रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि 2 साल में सब कुछ हुआ, बहुत सालों से हो रहा है, लेकिन कोई ना कोई तो रोकेगा कि कौन जिम्मेदारी लेगा। हम ये नहीं कहेंगे आप कांग्रेस पे थोप दो कि इतने साल वो सत्ता में रहे, उन्होंने क्यों नहीं किया, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, भी तो हमें 2 साल हुआ। कोई तो व्यक्ति ऐसा खड़ा होगा जो इन सब चीजों पर रोक लगाएगा। अगर अंकुश नहीं लगाएंगे, गुड़गांव का एक हॉस्पिटल है, वहाँ कई हॉस्पिटल हैं,
बड़े नामी हॉस्पिटल हैं और वहाँ शायद जो भर्ती हो जाए, नंदा जी हमारे एमपी उस दिन बता रहे थे कि हम मरीज को ले गए, सिर्फ 2.5 घंटे एडमिट रहा, उसके बाद डेथ हो गई और हमको 3 लाख रुपए का बिल देना पड़ा। और उसके साथ साथ और भी ये हो रहा है कि पेशेंट मर जाए, बॉडी जब तक नहीं देंगे जब तक रुपया वसूल नहीं लेंगे। और इससे दर्दनाक क्या होगा, इससे दर्दनाक और क्या होगा शिवन? हम लोगों के पास तमाम आते हैं कि भैया पैसा नहीं रहा, डॉक्टर साहब से कह दो कि हमारे बेटे की बॉडी तो दे दें, हम उसे घर ले जाएं। और क्या मजा किससे ज्यादा देश में होगा? नहीं, एडवांस तो ले लें, जब बॉडी नहीं देते। अगर 1000 रुपए भी कम रह गया तो बॉडी देने से मना कर देते, कहते नहीं बॉडी नहीं मिलेगा। अपोलो में तो मर्चरी में तुरंत डाल देंगे, उसके बाद कह देंगे पहले बिल जमा कर आओ, उसके बाद हम बॉडी देंगे। तो मैं मंत्री जी आपसे कहना चाहता हूं कि मैं आपके आंकड़ों पर नहीं जाता, नहीं तो मैं इतनी दवाइयां मेरे पास है जिनके नाम मैं यहाँ रखूं तो बहुत टाइम लगेगा, अभी बहुत लोग बोलने वाले हैं। तमाम मिसालें मेरे पास हैं कि कौन कौन पेशेंट कहाँ कहाँ हॉस्पिटल गया, गुड़गांव के हॉस्पिटल का रेट क्या था, दिल्ली का क्या था, बम्बई का रेट क्या था, उसी दवा का, उसी पेशेंट का और उसी मर्ज के दवाओं के अलग अलग अस्पतालों में, और कितना भारी अंतर हुआ। तो क्या आप कोई ऐसी नीति बनाएंगे, जैसे आपने कह दिया, आपने जो अपना स्टेटमेंट दिया है उसमें लिख दिया पैरा 7 में कि डीपीसीओ 213 की अनुसूची 1 में कवर नहीं की गई दवाइयों के मूल्य की निगरानी भी हमारे द्वारा की जा रही है। निगरानी क्या कर रहा है, कौन निगरानी कर रहा है, और निगरानी वाले कैसे निगरानी कर रहे हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कैसे निगरानी कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन पूछिए। हाँ, क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ। दूसरा, आपने लिख दिया प्रत्येक चिकित्सक को जेनरिक नाम से स्पष्ट रूप से तथा हो सके तो बड़े अक्षरों में नुस्खा पर्ची लिखनी चाहिए, और साथ ही ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि नुस्खा पर्ची तथा दवाइयों का उपयोग तर्कसंगत हो रहा है कि नहीं। हम आपको किसी डॉक्टर का पर्चा ला दें, अगर आप पढ़ लें, आप मंत्री हैं विभाग के, वो तो पता नहीं फार्मासिस्ट कैसे पढ़ लेता है, उन लोगों को सबका कोट है, नहीं तो आप तो दवाई नहीं पढ़ सकते। हम आप तो आप कह रहे हैं कि हमने कहा मोटा मोटा लिखो कि ये दवा कौन सी, इसकी जेनरिक दवा कौन सी, उनकी लिखी हुई दवा नहीं पढ़ सकते हम, आप दूसरा डॉक्टर नहीं पढ़ सकता है, आपके अधिकारी बैठे वो भी हमारी बात से सहमत होंगे। तो ये आपका आदेश कहाँ जा रहा है? नहीं सुन, मैं इशू पे बोल रहा हूँ, That's why I gave more time. मैं इशू पे बोल रहा हूँ, That's why इसलिए ज्यादा टाइम दिया। मैं कोई भाषण पे नहीं बोल रहा हूँ। दे दीजिए सर, दे दीजिए, बहुत ठीक समय होगा। आपने लिखा विभाग ने चिकित्सकों को मेरे भी बात बोल रहे हैं। दवाइयों का लिखना, आपने फिर लिखा है कि विभाग ने चिकित्सकों के लिए जेनरिक दवाइयों का नुस्खा लिखना और फार्मासिस्टों को नुस्खों में लिखी गई ब्रांड नाम की दवाई के बदले जेनरिक दवाइयां देने की अनुमति अनिवार्य बनाने का विषय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ उठाया है। तो कब उठाया, इस पर डिसीजन कब होगा? आखिर कोई डिसीजन तो होगा, खाली आपने अगर उठाया, उठाने काम तो हम लोगों का आपका नहीं है, हमारा भी काम आप ले लोगे तो फिर हम कार ले जाएंगे। हम तो बहुत कहते हैं कि हम लोग डाकिया हैं, डाक लिखने का काम हमारा है, अब वो भी अधिकार अगर हमारा ले लिया जाएगा तो फिर हम लोग की हैसियत क्या रह जाएगी? तो हमारा काम आप मत कीजिए, आप बैठ के निर्णय लें। मैं पूछना चाहता हूँ तीनों में कि जो आपने चीज़ें लिखी हैं इनकी अनिवार्यता कब करेंगे? और आज आप हर चीज़ में जब जेल ला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ इधर इनकम टैक्स में भी जेल, जीएसटी में भी जेल, रियल एस्टेट में भी जेल, तो इसमें भी जो लोग मिले हुए हैं उनको जेल भेजने का कोई प्राविधान आप रखेंगे कि नहीं रखेंगे? मैं आपसे इतना Okay, thank you very much.